Assalamu students. Today we are going to start a new topic, that is chronic inflammation. एक्यूट इन्फ्लेमेशन का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। आज हम शुरू करेंगे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बेसिकली इज अ प्रोलॉन्ग और द डिलेड रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट एनी इंजरी। प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स, ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन जैसे आपको पता था, इमीडिएट रिस्पॉन्स है। दिस इज अ प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स एंड द डिलेड रिस्पॉन्स, थोड़ी देर के बाद और काफी अर्से तक ये जो चलता है। दिस इज द chronic inflammation, and the response of that chronic inflammation usually starts from 2 weeks and it can lead up to 10 years, एक decade तक, और sometimes for 2 to 3 decades as well। 30 साल तक भी chronic inflammation का एक response body के अंदर generate होता रहता है। तो ये 2 weeks से लेके many years तक आपके पास chronic inflammation body में हो सकती है। ये बेसिकली क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन? 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के बॉडी में होने के। पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि समटाइम्स एक्यूट इन्फ्लेमेशन इफ इट इज नॉट बीइंग सेटल्ड प्रॉपरली कुड ट्रांसफर इनटू, कुड बी चेंज इनटू द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक्यूट इन्फ्लेमेशन ही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो। देयर आर लॉट ऑफ अदर रीजंस कि आपके पास बगैर किसी एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हुए सीधा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाती है। तो द इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, फर्स्ट इज द इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिजीजेस, and third one is the chemicals, that is the chronic exposure of the chemicals. Infections, there are certain type of the infections which basically damages the body in a very insidious way, in a very slow way. Sometimes the bacteria, the virus are so strong and they are damaging the body slowly that body is unable to basically respond। क्लियर? एक्यूट इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स जनरेट ही नहीं हो पाता बिकॉज द इंजरी इज वेरी स्मॉल। बहुत छोटी इंजरी होती है, बहुत लिटिल इंजरी होती है और बॉडी इज अनएबल टू बेसिकली गैस के हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन आई है या कोई प्रॉब्लम आई है। तो आहिस्ता आहिस्ता एक ऑर्गन को या एक सेल को डैमेज करता रहता है एंड इट टेक सम टाइम, सम ईयर्स, सम इवन समटाइम फ्यू मंथ्स और समटाइम इवन ईयर्स, कि आहिस्ता डैमेज होते स्टेज आती है कि बॉडी जो है द सेल कम्प्लीटली डाइज और द सेल कम्प्लीटली बिकम इरिवर्सिबली इंजर्ड। ये तो मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर जो है बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शंस हैं जो बॉडी के अंदर एक्यूट इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स जनरेट किए बगैर क्रॉनिक रिस्पॉन्स जनरेट करती हैं। एंड वन नोज के काफ़ी अरसे बाद जब ऑर्गन डैमेज हो चुका होता है, वन इज एबल टू पिक कि यार ये तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। व्हेन द सिम्टम्स, द ग्रेव सिम्टम्स स्टार्ट्स टू कम। एग्जांपल अगर आप देखो तो ट्यूबरकुलोसिस इसकी एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी सी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये दोनों इन्फेक्शन जो हैं क्रॉनिक इन्फेक्शन हैं लिवर की। क्लियर? हेपेटाइटिस ए के अंदर एक्यूट रिस्पॉन्स जनरेट होता है, वो लिवर को तेजी के साथ डैमेज करता है लिवर सेल्स को, और लिवर सेल्स फिर जॉन्डिस जो है बॉडी के अंदर डेवलप होता है, हम उससे अलर्ट हो जाते हैं और वो फिर 2 हफ्ते से 3 हफ्ते में वो सेटल हो जाता है और पेशेंट बिल्कुल रिकवर कर जाता है। बहुत रेयर होता है कि कॉम्प्लिकेशन होने की वजह से पेशेंट की डेथ या फिर और कॉम्प्लिकेशन हो। इन कंडीशन में क्या होता है, हेपेटाइटिस बी में, हेपेटाइटिस सी में द वायरस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बट इट इज डैमेजिंग द लिवर वेरी स्लोली। बहुत आहिस्ता डैमेज कर रहा है, ऐसा डैमेज कर रहा है, पेशेंट को पता ही नहीं होता। इवन कई मतलब हमारे ब्लड बैंक में इस तरह होता है कि डोनर आया ब्लड देने के लिए और वो बिल्कुल हेल्दी है, नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा है, 30-35 ईयर उसकी एज है, बिल्कुल अपनी स्पोर्ट्स भी करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ भी करता है, सब कुछ करता है, ब्लड देने के लिए आया। उसमें हमने स्क्रीनिंग के टेस्ट किए तो हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ गया। क्लियर? और सम टाइम इवन कि हमने उसके बाद में अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया, अल्ट्रासाउंड के अंदर उसके जो है क्रॉनिक फाइब्रोसिस की जो है वो फीचर्स आना शुरू हो गए। तो क्या वजह थी कि पेशेंट को जो है शुरू में सिम्टम्स नहीं आए थे? बिकॉज कि वो बहुत सीवियर इंजरी नहीं कॉज कर रहा था, वो स्लो डैमेज कर रहा था, आहिस्ता डैमेज कर रहा था। आहिस्ता जब वो डैमेज कर रहा था तो सेल जो है
इट टेक सम टाइम, कुछ उसको टाइम लगा कम्प्लीटली तौर पे जो है इंजर्ड होने में, इरिवर्सिबल इंजर्ड होने में। तो उस टाइम के दौरान में पेशेंट को फील भी नहीं हुआ कि मुझे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि सेल्स अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं तो हाफ कैपेसिटी या 1/4 कैपेसिटी पे जब काम कर रहे होते हैं तो हमारे फंक्शन परफॉर्म होते रहते हैं, क्लियर। लेकिन जब बिल्कुल ही वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देता है तो फिर पेशेंट सिम्टोमेटिक हो जाता है। समटाइम मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जो हेपेटाइटिस सी के पेशेंट थे, वो डायरेक्टली प्रेजेंट की सिरोसिस के साथ हुए, यानी कि एक अरसा, लंबा अरसा हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन से सिरोसिस होने में काफ़ी टाइम लगता है, 5 से 6 साल लगते हैं अगर उसको ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो इस 5 से 6 साल में वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया कि उसको कोई अंदर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रही है और वो उसको लिवर को इरिवर्सिबली डैमेज कर रही है, क्लियर। तो दीज आर द इन्फेक्शन व्हिच बेसिकली डैमेजेस द सेल इन अ वेरी इंसिडियस वे, बहुत स्लो चल रहा होता है और अल्टीमेटली बॉडी जो है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हम अलर्ट नहीं हो पाते, क्लियर। तो एक तो कॉज है इन्फेक्शन। इसी तरह से टीबी मैं आपको अगले लेक्चर में लेटर से पढ़ाऊंगा, क्योंकि बिकॉज इट कॉजेज अ वेरी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जिसको हम ग्रेन्युलोमैटस इन्फ्लेमेशन कहते हैं। टीबी का बैक्टीरिया भी इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करता है और अल्टीमेटली जब पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है तो काफ़ी हद तक वो डैमेज कर चुका होता है उस ऑर्गन को। वो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। एक्यूट इन्फेक्शन के बाद ऑटोइम्यून डिजीज, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज द ऑटोइम्यून डिजीजेस। ऑटोइम्यून डिजीजेस बेसिकली क्या है, आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, क्लियर, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव सिस्टम विच हेल्प अस which give us the immunity against the foreign antigens, foreign invader। बैक्टीरिया जब बॉडी में आएगा तो फॉरेन एंटीजन लेके आ रहा है, वायरस आ रहा है तो फॉरेन एंटीजन लेके आ रहा है। इसी तरीके से कोई पैरासाइट या कोई और चीज़ बाहर से आ रही है तो फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में ला रहे हैं, तो बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है एंड बेसिक हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ दैट एंटीजन। बट समटाइम्स इट हैपेंस कि आपके पास वही एंटीबॉडीज, वही इम्यून सिस्टम, they become self reactive, अपने ही एंटीजन से अगेंस्ट जो है वो इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज एंड इट स्टार्ट्स थिंकिंग कि ये सेल जो है फॉरेन एंटीजन फॉरेन है, तो उस पर अटैक कर देते हैं और उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि पूरी की पूरी ऑटोइम्यून डिजीज जो है वो जनरेट हो जाती है। वो ऑटोइम्यून डिजीज फिर बिकॉज इट इज़ अ प्रोलॉन्ग प्रोसेस, तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉज बन जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज द क्रॉनिक एक्सपोजर टू द डिफरेंट केमिकल्स। जिसका मैंने आपको पिगमेंटेशन में पढ़ाया था कि वो कोल माइनर्स जो है जब कोल डस्ट को इनहेल करते हैं, सिलिका इनहेल करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि अल्टीमेटली न्यूमोकोनियोसिस हो रहा था। बेसिकली क्या है, दे आर एक्सपोजिंग देयर लंग्स एंड देयर एयरवेज बाय द कोल डस्ट। और कोल डस्ट जो है एक्सपोजर जब होता है वो इनहेल करते हैं, इट गॉट डिपॉजिट इन देयर लंग्स एंड अल्टीमेटली इन द लंग इट इज अ फॉरेन थिंग, ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस जो लंग में आए तो इट इज एन केमिकल विच इज इरिटेंट, इट इज एन इरिटेंट केमिकल, क्लियर, बिकॉज इट स्टार्ट्स एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देयर, आहिस्ता आहिस्ता डैमेज कर रहे हैं। तो अब जब वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करता है तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट होने की वजह से अल्टीमेटली आहिस्ता 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 वो टिश्यू जो है वो डैमेज होता चला जाता है एंड स्टेज कम when the whole of the lung is fibrosed and ultimately no air entry could be possible, no exchange of the air is possible। air हम अंदर लेके जा रहे हैं but it is not basically exchanging at the alveoli level, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे fibrosis develop हो गया। So these are the three important causes which ultimately leads to the chronic inflammation। Now what is the mechanism of the chronic inflammation? chronic inflammation होती किस तरह से है, कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिससे मैंने एक्यूट इन्फ्लेमेशन में आपको 3 चीज़ें बताई थी कि पहली स्टेज के ऊपर क्या था कि आपके पास जो है जो वेसल्स है उसका कैलिबर बढ़ जाता है और वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या था कि सेकंड स्टेज के ऊपर जो है परमिबिलिटी बढ़ती है और वहाँ से जो है फ्लूइड निकलता है। और तीसरी स्टेज में क्या था कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स गोज टू द साइट ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द इंजरी एंड दे प्ले देयर रोल। जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स थे वो कौन से थे, न्यूट्रोफिल्स थे। तो यहाँ पे भी 3 रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं बट दे आर डिफरेंट। फर्स्ट इज द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द टिश्यू बाय द मोनोन्यूक्लियर सेल्स, मोस्टली मैक्रोफेजेस। Infiltration by macrophages. This is the first stage. Clear? Now, second is the destruction of the tissue. Wherever the chronic inflammatory response is generated, वहाँ पे सारी चीजें हो रही होंगी। पहला infiltration by the mononuclear cell और the macrophages,
second is the destruction of that tissue, and the third is the attempt to repair. All these three processes are going on simultaneously at the site of the chronic inflammation. पहली बात क्या है, मैक्रोफेजेस, जो जहाँ पे भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगी वहाँ पे अल्टीमेटली आफ्टर 48 आवर्स क्लियर वहाँ पे पहुँचना शुरू हो जाएंगे मैक्रोफेजेस. अब मैक्रोफेजेस क्या है? मैक्रोफेजेस बेसिकली आर द टिश्यू मोनोसाइट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो. क्लियर, दे एग्जिट द बोन मैरो, रीचेस टू द टिश्यू. बोन मैरो से निकल के पेरिफेरल ब्लड में जब वो जाते हैं तो उनकी लाइफ सिर्फ और सिर्फ 1 डे तक की होती है मोनोसाइट्स में. ठीक है, कॉमन प्रोजेनेटर जितने भी मैक्रोफेजेस हैं, जितने भी बॉडी के ऑर्गन के अंदर मैक्रोफेजेस हैं, उन सब वो सारे किससे बने हैं? मोनोसाइट से. मोनोसाइट कहाँ पे बना है? बोन मैरो में. क्लियर, उसका सेम एक सिंगल प्रोजेनेटर है. क्लियर, और वो टिश्यू में जाके जब वो बैठता है इट कैन लिव देयर फॉर मैनी ईयर्स. क्लियर, कुछ महीनों से लेकर सालों तक वो जिंदा रहता है इन द टिश्यूज. लेकिन ब्लड के अंदर जो है मोनोसाइट कब तक? सिर्फ एक दिन के लिए. ओनली 1 डे कैन सर्वाइव इन द ब्लड, एंड इन द टिश्यू इट कैन सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स एज वेल. अच्छा, तो ये मैक्रोफेजेस जो है मुख्तलिफ ऑर्गन में मुख्तलिफ नाम से जो है इनको जो है बुलाया जाता है. मिसाल के तौर पे इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन, मैक्रोफेजेस अगर ब्रेन में होंगे उसको माइक्रोग्लाया कहते हैं. इसी तरीके से अगर मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट इन द स्प्लीन, इसको साइनस हिस्टोसाइट्स कहते हैं. इसी तरीके से इफ द मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट इन द लंग्स, इसको एल्वियोलर मैक्रोफेजेस कहते हैं. इन द लिवर कुपवर सेल कहते हैं. तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नाम है, लेकिन सब जगहों पे काम एक ही है. क्लियर, दे हैव गॉट द 2 वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस टू परफॉर्म. बल्कि बहुत सारे फंक्शन हैं, उसमें 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस तो ये हैं कि ये किसी भी इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स तो मौजूद हैं, लेकिन इट हैज़ गॉट द एबिलिटी टू फेगोसाइटोज द different cells, dead cells of bacteria, whatever present in them, and the process them and ultimately separates the antigen and present those antigens to the lymphocytes. Clear, to the lymphocyte B cells or the T cells, और B और T cells फिर सेल mediated या फिर इम्यून रिस्पॉन्स जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और उस एंटीजन को किल करने में हेल्प करते हैं. ये एक तो काम ये है कि इसने क्या किया, एंजाइम्स रिलीज किए. जिस तरह न्यूट्रोफिल्स के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसके अंदर भी हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में. इसकी फेगोसाइटोसिस की कैपेसिटी ज़्यादा है. इट फेगोसाइटोज the foreign any bacteria or anything which comes to the body and ultimately process the antigens, and after processing those antigens present those antigens to the lymphocytes, और lymphocytes क्या करते हैं? They produces the response in the body, immune response. Second very important function of these macrophages is that they help in the repair of the organ as well. किस तरह से हेल्प करते हैं? दे प्रोड्यूसेस सर्टेन टाइप ऑफ द कीमोकाइन्स केमिकल्स व्हिच बेसिकली स्टिमुलेट्स द फाइब्रोब्लास्ट, एंड द फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूसेस द fibers, and the fibers basically fill the empty spaces which are there because of the destruction of the cell. सेल पे कोई इन्फेक्शन आई और सेल की डेथ होगी, वो ओपन स्पेसेस बन गई. ठीक है, तो उन ओपन स्पेसेस को कौन से क्या फिल करते हैं? फाइबर्स. वो फाइबर्स कौन बनाते हैं? फाइब्रोब्लास्ट. उन फाइब्रोब्लास्ट को कौन स्टिमुलेट करते हैं? वो भी मैक्रोफेजेस से स्टिमुलेट होते हैं. क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो जहाँ पे भी होंगे मैक्रोफेजेस, वो ना सिर्फ उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे, उसको फेगोसाइटोज करेंगे, बल्कि साथ ही साथ आपके पास जो करेक्टिव सेल्स हैं, जो हेल्पर सेल्स हैं, उनको भी क्या करेंगे? उनको स्टिमुलेट करेंगे और उनको दे हेल्प देम टू प्रोड्यूस द फाइबर्स, एंड दीस फाइबर्स अल्टीमेटली फिल द एम्प्टी स्पेसेस एंड हेल्प इन द रिपेयर. सेकंड थिंग इज द डिस्ट्रक्शन. Wherever there is chronic inflammation going on, there is always the destruction of the organ as well. Clear? जहाँ पे chronic inflammation होगी, organ destroy हो रहा होगा. वो किस तरह से destruction? It could be irreversible, it could be reversible as well. Clear? तो अब ये जो destruction हो रही होगी, sometimes cells die, sometimes it becomes functionless, or its function has reduced to the half of their capacity. आधा काम कर रहे होते हैं या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है. Wherever there is chronic inflammation, destruction is always there, and it depends upon the severity of that infection or the duration of that infection. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस सी का वायरस अगर 5-6 साल तक रहेगा और उसका इलाज नहीं किया जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो लिवर को कम्प्लीटली तौर पे फाइब्रोज कर देगा, सिरोसिस कर देगा. But on the other hand, if it is picked up in 1 to 2 years in the 6 months age, तो क्या होगा कि लिवर कम्प्लीटली तौर पे जो है डैमेज नहीं हुआ होगा. क्लियर, उसमें चेंजेस आ रही होंगी, तो वी कैन स्टॉप द
process of the injury by giving the antivirals and the immunoglobulins which suppresses the bacteria of the virus and ultimately saves the liver. क्लियर? तो डिपेंड कर रहा है कि कितनी देर तक, लेकिन डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो देयर। 6 महीने बाद भी जब आपने किया तो आपके पास जो लिवर्स हैं वो डिस्ट्रॉय, लिवर सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हुए हुए हैं, उनमें कुछ सेल्स जो हैं बिल्कुल फंक्शनलेस हो चुके हैं, कुछ अपनी हाफ कैपेसिटी पे आ गए हैं, कुछ 1/4 कैपेसिटी पे आ गए। क्लियर? तो देयर इज व्हेनेवर देयर इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देयर इज ऑलवेज द destruction of the tissue. The third very important step or the phase of the chronic inflammation or feature of the chronic inflammation is the attempt to repair. Wherever there is damage, wherever there is destruction, there is always attempt to repair. Yeah? And the major role played by the is played by the macrophages. ये macrophages हैं जो कि पहले दूसरे ही दिन वहाँ पे पहुँच गए थे एट द साइट ऑफ द इन्फ्लेमेशन और द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की साइट के ऊपर पहुँच गए थे। दिस स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग सच कीमोकाइंस विच स्टिमुलेट द फाइब्रोब्लास्ट। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है। क्लियर? ये प्रोड्यूस करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। वो स्टिमुलेट होने की वजह से अल्टीमेटली क्या करते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए थे, वहाँ पे जहाँ पे सेल्स जो है उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई थी, उनकी इरिवर्सिबल इंजरी हो गई थी, ओपन स्पेसेस रह गई थी वहाँ पे, तो दे हेल्प द फाइब्रोब्लास्ट टू प्रोड्यूस द फाइबर्स देयर एंड ऑल्सो हेल्प द टिश्यू टू प्रोड्यूसेस द न्यू ब्लड वेसल्स एट द साइट ऑफ दैट इन्फेक्शन। अब जहाँ पे भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा वहाँ पे आप ऑब्वियसली मैक्रोफेजेस भी ग्रो करेंगे। ठीक है? साथ ही साथ आपके पास जो है जो कनेक्टिव सेल्स आ रहे हैं उनको भी एनर्जी चाहिए होगी, तो ऑब्वियसली वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ब्लड वेसल्स के जरिए से, बाय द प्रोसेस ऑफ एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच द न्यू ब्लड वेसल्स आर प्रोड्यूस इन द साइट। ठीक है? एक साइड के ऊपर नई ब्लड वेसल्स बन रही हैं। these blood vessels basically are also being controlled by the macrophages as well. Macrophages ऐसे एंजाइम्स और ऐसे साइटोकाइंस रिलीज करते हैं जो कि वहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, वो नई वेसल्स बनाना शुरू कर देते हैं, सो दैट कि उस जगह पे जहाँ पे फाइब्रोसिस हो रहा है, यहाँ पे नए फाइबर्स बन रहे हैं, उन फाइबर बनाने वाले सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट को एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगी? बाय द ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल्स तो वहाँ पे हैं नहीं क्योंकि नया टिश्यू बन रहा है, तो ब्लड वेसल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस देयर बाय द स्टिमुलेशन ऑफ द मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस एंडोथेलियल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, जो नियर बाय वेसल्स के एंडोथेलियल सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं, और अल्टीमेटली उनकी डिवीजन की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे नई वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के फीचर्स हैं। इसके अलावा इन्फिल्ट्रेशन जो है उस साइड के ऊपर कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं जिनकी होती है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्लाज्मा सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं। प्लाज्मा सेल बेसिकली आर द बी लिम्फोसाइट विच प्रोड्यूसेस द एंटीबॉडी। मैंने आपको बताया था कि मैक्रोफेजेस एंटीजन को प्रोसेस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं बी सेल्स को। जब बी सेल्स से वो एंटीजन प्रेजेंट होता है तो इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, एंड दीज एंटीबॉडीज देन अटैक द वायरस ऑफ द बैक्टीरिया विच हैज़ गॉट दैट स्पेसिफिक एंटीजन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एंटीजन जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो इन्फेक्शन न्यूट्रलाइज हो जाती है। इसी तरीके से यही मैक्रोफेजेस जो है कुछ एंटीजन प्रेजेंट करते हैं टी सेल्स को भी, और टी सेल्स के जरिए फिर वो सेल मीडिएटेड हेल्पर टी सेल इम्यूनिटी बनती है। ये दोनों एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे होते हैं। मैक्रोफेजेस टी सेल को स्टिमुलेट करते हैं और टी सेल्स जो है इंटरफेरॉन गामा के जरिए से मैक्रोफेजेस को स्टिमुलेट करते हैं, वो डिवाइड भी करते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट भी साइड पे करते हैं। तो अल्टीमेटली इस तरीके से वहाँ पे एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करता है। इट डिपेंड्स कि वायरस कितना स्ट्रॉन्ग था या बैक्टीरिया कितना स्ट्रॉन्ग था, रिस्पॉन्स कितनी देर तक रहा, क्या ड्यूरेशन थी। तो डिफरेंट क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्सेज जो हैं अल्टीमेटली डिफरेंट हो सकती हैं। इट डिपेंड्स कि उसका ट्रीटमेंट किया गया कि नहीं किया, या टाइमली ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं हुआ। दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स विच अल्टीमेटली डिसाइड्स कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से अल्टीमेटली ऑर्गन इरिवर्सिबली ख़त्म हो गए हैं, और वी हैव स्टॉप द प्रोसेस ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड सेव द ऑर्गन बाय इंटरफेयरिंग बाय गिविंग डिफरेंट एंटीवायरल और द एंटीबायोटिक्स एज वेल। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा कि a type of chronic inflammation which is called granulomatous inflammation वो क्या होती है, वो किस तरह से बॉडी में प्रोड्यूस होती है, उससे क्या फीचर्स होते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।